नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि खुद नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र और पूरे प्रदेश की चिंता जिनको व्याप्त है। लगातार गिरती हुई क्लाइमेट, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण, जल जीवन समेत तमाम जो है सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के से रहने वाले हैं। लोक कल्याण सेवा न्यास के संस्थापक अध्यक्ष हैं आनंद प्रताप सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और इसके पूर्व में जो है आप पदाधिकारी भी रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो है सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है गिरते हुए पर्यावरण को लेकर के जो है काफी आप सक्रिय हैं, काफी आप काम कर रहे हैं। तो हम परिचय करा दें कि आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं ये आनंद प्रताप सिंह जी हैं, जो कि लोक कल्याण सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं और लगातार आप काम कर रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार जो है आप वृक्षारोपण कर रहे हैं और आपके साथ आपके सहयोग में जो है आपकी धर्मपत्नी भी जो है कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपके मन में कब ख्याल आया कि हमें लोक कल्याण सेवा न्यास की स्थापना करके पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहिए। आनंद जी, आपका जो है नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और नेशनल कवरेज आपको इसलिए भी बहुत स्वागत कर रहा है कि आप लगातार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्लाइमेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने लोक कल्याण सेवा न्यास की स्थापना की। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोक कल्याण सेवा न्यास के कार्यों को लगातार देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और उसकी समीक्षा भी आप समय समय पर कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि लोक कल्याण सेवा न्यास की स्थापना तो हम सब दोस्त मित्र बिल्कुल हंसते खेलते हुए मजाक में ही किए थे जी। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना काल में जी, जैसा कि संपूर्ण दुनिया ने पर्यावरण को लेकर के चिंता प्रकट की जी, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना राजनीतिक क्षेत्र में जो मैं कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ, तो बहुत सारी योजनाओं में हम सब लगातार लगे रहते हैं। रोज कुछ न कुछ पार्टी कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम सब जाते आते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मन में इस तरह की बात राजनीति में लगातार खटक रही थी कि हम लोग कोई और भी काम करना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों का हमको सहयोग मिल पाए। नहीं, हम तो राजनीति में भी कहा जाता है कि हम राजनीति के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं और आप राजनीति में थे, सक्रिय थे। उसके बावजूद भी जो है आप राजनीति में सेवा करने के बावजूद भी जो है आपने लोक सेवा कल्याण न्यास का स्थापना आपने किया। नहीं, राजनीति में मैं काम जरूर करता हूँ, लेकिन राजनीति में मैं बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त मित्र शुभचिंतक हैं जिनसे मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते उनसे संपर्क, उनसे सहयोग नहीं ले सकता क्योंकि वो दूसरे विचारधाराओं से प्रेरित हैं और निश्चित रूप से वो अपने विचार पे काम करते हैं, मैं अपने विचार के लिए काम करता हूँ। लेकिन लोक कल्याण सेवा न्यास जो पर्यावरण के क्षेत्र में लेकर के अग्रणी संस्था के रूप में आज मऊ जनपद में काम कर रही है, इसमें मैं खाली जनपद में नहीं बल्कि हमको लगता है कि पूर्वांचल के तमाम जनपदों में काम नहीं, वहाँ पे काम कम है। मैं इसको निसंदेह में कोई हमको अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में। मऊ जनपद में हमारा काम व्यापक है, अन्य जनपदों में हमारा काम प्रारंभ हुआ है। लेकिन आने वाले समय में लोक कल्याण सेवा न्यास पर्यावरण के क्षेत्र में संपूर्ण जनपद नहीं, प्रदेश नहीं, देश में भी काम करने का काम करेंगे। लोक सेवा न्यास की जो आपने स्थापना की है उसमें आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं। कठिनाइयाँ तो ऐसी आती है जैसे बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं। दोस्त मित्र शुभचिंतक जो पर्यावरण को लेकर चिंतित करते हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनका बहुत जगह सहयोग लेना पड़ता है। हम चाह करके भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते हैं जी, आर्थिक अभाव। लेकिन आने वाले समय में हमारी संख्या बढ़ रही है, उसकी कमी नहीं रहेगी। अरे उसी कुछ पूछना चाहोगे पर्यावरण के क्षेत्र में? पर आपके दिमाग में अचानक पर्यावरण क्यों आ गया? पर्यावरण पर देख रहा था कि ऑक्सीजन को लेकर के हॉस्पिटलों में लोग दिन रात एक किए हुए हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो हमारे पास 1 बजे 2 बजे रात को भी ऑक्सीजन के लिए फोन आता था। मेरे मन में आया कि नहीं, ऑक्सीजन को लेकर के काम करना चाहिए। तो उन्होंने नेचुरल ऑक्सीजन जो है, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है लोगों को मिले, जो काम हम सब कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर उस ऑक्सीजन में जाएंगे तो उसके लिए टैलेंट चाहिए, तमाम शिक्षा एजुकेशन चाहिए। हम लोग उससे विमुख हो चुके हैं, तो जो काम हम सब कर सकते हैं आसानी से, उससे हम काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। कोरोना काल में देखा गया था कि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत थी, सांस लेने में भी दिक्कतें होती थी। उनको कृत्रिम जो है हॉस्पिटलाइज करके उनको सांस उनको जो है वो ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। जी जी। तो आपने उस क्षेत्र में जो है काम शुरू किया। जी जी। हम लोग एक चीज देखने को मिलता है
कि जब किसी का भी जन्मदिन होता है, किसी का जो है मैरिज एनिवर्सरी होता है, या कोई भी शुभ कार्य होता है, तो आप लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो आप लोग उनको आम का पौधा जो है जी हम लोग इस नाते उसको करते हैं कि हम लोग इमोशनली चाहते हैं कि बहुत सारे लोग समाज में जुड़े, क्योंकि जन्मदिन होता है, वैवाहिक वर्षगांठ होता है, किसी के माँ बाप की पुण्यतिथि होती है, ऐसे अवसरों पर हम सब वृक्षारोपण उनकी स्मृति में किसी के जन्मदिन पे लगवाते हैं, देते हैं, तो उससे मन को भी अच्छा लगता है और जिसे हम सब भेंट करते हैं उसे भी काफी प्रसन्नता होती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो क्लाइमेट की स्थिति है, बेमौसम बारिश हो जाना, तेज गर्मी होना, ये सब जो है क्या है? देखिए, मैं तो सीधे कहूंगा कि संपूर्ण दुनिया के लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः को मंत्र को लेकर के हम सब चलने वाले हैं। मैं सभी से अपेक्षा करूंगा कि कम से कम अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक बड़ा वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, उसका पूरा संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। हम आपसे बातचीत करेंगे। हर मनुष्य को अपने जीवन में उसे कम से कम 3 वृक्ष की जरूरत है। बिल्कुल। पहला जरूरत होती है उसको जीवन के लिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा जरूरत होती है उसको उनके लिए जो किसी कारण वो पौधा नहीं लगा सकते, विकलांग है, दिमाग नहीं है, या उसके पास जमीन नहीं है, उनको भी, उनकी भी जिंदगी है, उनको भी जीने के लिए जो है पौधा चाहिए ही चाहिए। और एक पौधा उनके लिए चाहिए जो कि दुनिया को छोड़ करके जाए। उनको जलाने के लिए भी लकड़ी होती है, जीने के लिए भी ऑक्सीजन के लिए पौधा होना। बिल्कुल, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी लकड़ी की आवश्यकता है जी। इस नाते हम सब पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे। अब तक कितने लोग, कितना पौधा आपने लगवाया? देखिए, लोक कल्याण शिलान्यास से तो लगभग 8000 वृक्ष अब तक जनपद में लगाए हैं। अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी करीबन 2000 के लगभग। कितने पौधे जो है जीवित होंगे? मान के चलिए कि हमारे यहाँ जैसे काशीपुर को हम लोगों ने मॉडल गांव बनाया हुआ है। काशीपुर में 2200 अब तक हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, जिसमें से 1700 वृक्ष हमारे जीवित। इसकी कोई शर्तें भी हैं? शर्तें हैं, जैसे हम किसी सरकारी जमीन पे कोई पौधा नहीं लगाते हैं। कारण होता है कि सरकारी जमीन पे उसकी देखभाल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सब अपने पैसे से खरीद करके, अपने जो न्यास के हमारे सदस्य हैं उनके पैसे से खरीद करके हम सब पेड़ किसी को भेंट करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा पेड़ कोई जीवित न रहे, सारे हमारे सामने दिखाई दें। तो इस नाते हम लोग व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत लोग के प्लाट में वृक्षारोपण करते हैं। 2025 तक आपका लक्ष्य क्या है? कितना पौधा लगेगा? 2025 तक अगर ईश्वर ने चाहा तो 1 लाख वृक्ष हम लोग जनपद में लगाने का उसमें काम शुरू भी हो। बिल्कुल शुरू है। आपने भी जिक्र किया कि हम लोग जो है किसी न किसी से पैसे लगवा करके पौधे खरीदते हैं, सरकारी सुविधा नहीं मिलती? नहीं, सरकारी सुविधा मिलती है, सरकारी सुविधा मैं लेता नहीं। आप लेता नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी सुविधा देने के लिए कहते हैं। अभी विगत दिनों पिछले जिलाधिकारी महोदय ने मुझे कॉल किया था, अभी गवर्नर साहब ने फोन किया था मुझे कि आप कहें तो मैं वृक्षारोपण की व्यवस्था सरकारी संस्था के द्वारा मैं शुरू करा दूंगा, आपको दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, सरकार क्या लगता है कि सरकार के द्वारा जो भी आपको सुविधाएं मिलेंगी उसमें सेवा नहीं हो पाएगी? नहीं, सरकार तो सब काम कर ही रही है, केवल सरकार का ही काम सब कुछ नहीं है। मेरा भी व्यक्तिगत दायित्व है कि मैं जीवन अगर इस धरती में भारत भूमि पर जन्मा हूँ तो इस देश के लिए कुछ काम करूँ। आप अधिकतर जो वृक्ष फलदार वृक्ष लोगों जी, फलदार वृक्ष इस तरह से देता हूँ कि फलदार वृक्ष में बहुत सारे बच्चों का भी उमंग लगा है कि आम होगा, बड़ा होगा, 2 साल में आम मुझे मिलेगा। तो लालच में पर्यावरण की भी अच्छा हो जाएगी और बच्चों को कुछ फल भी मिल जाएगा। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका पीपल है। पीपल का पेड़ हम लोग कम लगाते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ कहीं भी हम लोग आंगन में कहीं किसी के नहीं लगा सकते, किसी के व्यक्तिगत उस तरह के प्लाट भी लगा सकते। दूर पे जो खेत है वहाँ लोग लगाते हैं, वहाँ उसका संरक्षण नहीं होता। जी, नहीं, संरक्षण होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए मेरा फलदार वृक्ष पे पूरा फोकस रहता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो संस्था की तरफ से बिल्कुल केवल एक लाइन की बात है कि हर व्यक्ति को, चाहे दुनिया में कहीं कोई व्यक्ति हो, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए, उसका संरक्षण करे, संवर्धन करे। अगर ऐसा वो करता है तो जो मानव जीवन उसको ईश्वर ने प्रदान किया है निश्चित रूप से वो सार्थक। लेकिन आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा है। देखिए, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और केवल मेरे नाते वो संभव नहीं है, उसमें आप सब जैसे लोग। ठीक है, लेकिन हमेशा जो है जब भी कोई आदमी जीतता है तो लोग कहते हैं कि सोल्जर ने जीता है, लेकिन लड़ाई तो हमेशा जो है सैनिक लड़ते हैं। सैनिक, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे सैनिक ही काम कर पाएंगे, तो ये कोई सामान्य काम नहीं। लेकिन बड़े सामान्य, ये सही वाकई सामान्य कार्य नहीं है, बहुत असामान्य कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन इसमें आपको कठिनाइयां भी आती होंगी,
और आपकी पत्नी भी इसमें बहुत सहयोग नहीं, हमारा करती हैं। पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार हमारे मैं हमेशा जो है फेसबुक पे उनको भी सक्रिय रहते जी हुए जी जी देखता हूं, जी, आपको बिल्कुल भी बिल्कुल, देखता मैं हूं। बहुत प्रसन्न होता हूँ। अगर शायद वो लोग अगर सहयोग नहीं करते तो मैं जितने तरीके से अच्छे तरीके से इस काम को कर पा रहा हूँ जी। शायद संभव नहीं हो पाता। अभी आपकी पत्नी का जन्मदिन था, जी जी तो मैं आपकी पत्नी भाभी जी को भी जन्मदिन की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई जी, जी। देता हूँ। चलिए, और बहुत बहुत उस पे धन्यवाद। भी मैंने देखा कि वो अपने जन्मदिन के अवसर पे जो है वृक्षारोपण कर रही जी, थी, जी, जी, जी। केक नहीं काटी थी, जी, जी, केक- वृक्षारोपण किया था। केक न काटने के कारण भी, केक तो बहुत सारे दोस्त मित्र लेके आते हैं, वृक्ष भी लेकर के आते हैं। जी। लेकिन विगत दिनों 5 मई को हमारे चाची जी का निधन हो गया था। जी, जी। इस नाते इस बार बहुत शांतिपूर्ण माहौल में ही सब काम हुआ, जी। किसी को आमंत्रित भी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग आकर के उनको शुभकामनाएं दी। जी। मैं उन सभी लोगों का हृदय तल से शुभकामना के लिए धन्यवाद करता तो आज हमारे कार्यक्रम में जो है हूं। मैं एक जी और चीज आपसे शेयर करना जी चाहूंगा। जी 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 जैसा लोक कल्याण सेवा न्यास, इसका नाम आप सुन रहे होंगे। जी मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि लोक कल्याण सेवा न्यास ही सबसे अच्छा काम करती है, सबसे अच्छी संस्था है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी लोक कल्याण सेवा न्यास से ही बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं ज्यादा सक्रिय रूप से काम करती हैं पूरे देश जी। में, संपूर्ण दुनिया में। लोक कल्याण सेवा न्यास इस पर्यावरण से हट करके एक और भी काम करता है। क्या बताएं? वो काम ये है कि हम जब जो दूसरे लोग सेवा करने का काम जी लोक कल्याण सेवा न्यास करती है। जी मैं मानता हूं इस बात को कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जी मैं हर जगह यही दावा करूं कि नहीं, लोक कल्याण सेवा न्यासी पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रही है, तो ये बात ठीक नहीं है। हमसे बहुत अच्छा अच्छा काम ये करने तो वाले लोग ये तो हैं। आपकी महानता है। हमसे अच्छा कि काम आप करना। दूसरे लोग अच्छे काम करने वाले लोगों लेकिन को सम्मानित करते अभी हैं। पिछले साल, जैसे जी। चूंकि मऊ जनपद बहुत छोटा जनपद है और बहुत सारे अवार्ड दिल्ली, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े स्थान पे दिए जाते हैं। मेरे मन में एक बात और साथ में चली कि मऊ बहुत छोटा जगह है, इसका भी नाम कहीं दुनिया के जी। मानचित्र पे होना चाहिए। तो मैंने पिछले साल, विगत वर्ष, उसके 1 साल पहले हम लोगों ने घोषणा किया न्यास में कि न्यास बराबर उन सभी लोगों का सम्मान करेगा जो समाज में हम लोगों से अच्छा काम कर रहे हैं। जी। ये तो आपकी हमारी संस्था में अगर कोई सम्मानित होने के लिए आ रहा है तो ये मान लिया जाए कि वो हमसे अच्छा काम करता है। जी। मैं इस मानक का खोजता हूँ जिससे मुझे संतुष्टि मिले कि हमसे जो मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझसे अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हमारी संस्था में सम्मानित है। तो अभी आप सबने पिछली बार देखा होगा 30 अगस्त को हमारे लोक कल्याण सेवा न्यास का स्थापना दिवस है। पिछली बार दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संस्थापक आशीष भैया को हम सब ने लोक कल्याण रत्न से सम्मानित किया। जी। और उस सम्मान राशि मैं समझता हूँ पूरे पूर्वांचल में उतनी बड़ी राशि से किसी का सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान नहीं सम्मान नहीं हुआ। हुआ था, जी। हम सब ने 1 लाख रुपया नगद स्मृति चिन्ह एक भव्य समारोह में उनको आमंत्रित करके, आयोजित करके उनको हम सब ने सम्मानित किया था। और उस सम्मान में लोक कल्याण सेवा न्यास ने उनको क्या सम्मानित करेगा, लोक कल्याण सेवा न्यास स्वयं को अपने गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि हमारे प्रथम पुरस्कार जो सम्मान प्राप्त करने के जो व्यक्ति आए हुए हैं आशीष भैया, उनका चरण रज ही किसी के पास पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात चीज है। जी। दुनिया में मानी जानी संस्था के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, ऐसे आशीष भैया का मैं आपके माध्यम से पुनः उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे लोक कल्याण सेवा न्यास को प्राप्त है। तो आप सुन रहे थे लोक कल्याण सेवा न्यास की संस्थापक अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि हमारी संस्था जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करती है, वृक्षारोपण लगवाती है ताकि पर्यावरण को सुधारा जा सके। लेकिन आपका जो एक बड़ा मिशन है, ये जो बड़ा कार्य है कि इस संस्था से भी हट करके अगर किसी संस्था के लोग इससे भी बड़ा और अच्छा और बेहतर कार्य करते हैं तो उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। और पिछली वर्ष जो है आपने जो है डॉक्टर आशीष गौतम जी को भी आप लोगों ने सम्मानित करने का काम किया था। डॉक्टर आशीष गौतम जी अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है और एक बड़ा कार्य भी है। और उनका न्यास के प्रति जो सम्मान था, जो न्यास के बुलाने पे आ गए थे, वह भी कहीं न कहीं न्यास को भरपूर मोहब्बत दिया, प्यार दिया। और हमारी जानकारी के लिए बता दें कि जो आज हमारी सहयोगी थी आयुषी, आज सिर्फ क्लाइमेट और पर्यावरण पे सुनती रही। आज कोई भी इसने जो है क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ।